प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। महंगाई की मार, लगातार महंगाई की मार झेल रही जनता को सितंबर महीना थोड़ी राहत दे गया। सितंबर में महंगाई दर 4.35% पर आ गया, जो पिछले अगस्त महीने से 5.3% था, उससे कम है। यानी करीब एक महीने में 1% महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। फेस्टिव सीजन के आगाज के साथ ही महंगाई के मोर्चे पर जनता को थोड़ी राहत मिली है। सितंबर 2021 में खुदरा इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो गिरावट, खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के कारण ये गिरावट आई है। हालांकि जनता को सभी पेट्रोल डीजल समेत ज़रूरत की दूसरी चीज़ों पर राहत का इंतज़ार है। तो आपको बता दें कि इस बार की अगर बात की जाए, इस महीने का अगर रेट देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहत है, रिटेल इन्फ्लेशन में राहत है। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से चीज़ें हम देख रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी, पीएनजी, सबके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ये आम जनता की जेब पर प्रभाव डाल रहा है। और इस बीच कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि और ये देखना होगा कि किस तरह से ये पूरी जो मार है जनता की, उसको लेकर सरकार का क्या कुछ पक्ष है। इस पक्ष को जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं स्टूडियो में। प्रदीप जी, आप ही का रुख कर लेती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरह से आपने, हालांकि अब जो टारगेट्स, जो रेट्स आए हैं उसमें थोड़ी राहत नज़र आती है, लेकिन जनता ये रेट नहीं देखती। जनता देखती है कि जब मैं सामान खरीदने जाता हूं तो मेरी जेब पर कितना बोझ पड़ता है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, गैस का सिलेंडर, सब कुछ महंगा है। ज्योति, धन्यवाद। और सबसे पहले नवरात्रि की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और माता रानी करें कि ये महंगाई की मार तुरंत ख़त्म हो। त्योहारी सीज़न है, तो आपने जैसे कि अभी बताया कि पिछले महीने जो है वो खुदरा जो दर थी वो कम हुई है। दो तीन बातें यहाँ पे मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि ये असमय हुई बारिश, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहाँ से ये टमाटर और कर्नाटक और प्याज की जो फसलें आती हैं, ये प्रति व्यक्ति के हर रोज़ काम आने वाली वस्तुएँ हैं जिनका असर सीधे हमारी जेबों पर पड़ता है। पिछले महीने असमय बारिश के कारण से फसलें बर्बाद हुई। नवरात्रि प्रारंभ हुई, इसमें टमाटर की मांग बढ़ जाती है और उस मांग बढ़ने का लाभ उठा करके कुछ बिचौलियों ने जो है आर्टिफिशियल जो चेंज किया वो बाद में सही में परिवर्तित हो गया। तो ये क्षणिक महंगाई आई है और ये जल्दी ही काबू में पा ली जाएगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं और बताना चाहूँगा कि सरकार ने डेरिवेटिव्स मार्केट से जो वायदा बाज़ार है वहाँ से मस्टर्ड यानी सरसों की जो है उस पर अभी फ़िलहाल के लिए रोक लगाई है, जो कि बहुत हद तक कामयाब होगी खाद्य तेलों की कीमत को नीचे ले आने में। तो सितंबर का जो असर हुआ है, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उसके बाद थोड़ा समय लगेगा और आने वाले 10-15 तो बहुत ज़्यादा होगा, 5 से 7 दिनों में इसका अंतर समझ आ जाएगा और ये कम आ जाएगी महंगाई तो क्या उम्मीद की जाए? जो पेट्रोल की कीमतें हैं, जो बेस प्राइस है और जो टैक्सेस हैं वो बेस प्राइस से ज़्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो क्या वो बेस प्राइस अब कम कर देगी सरकार? क्योंकि पेट्रोल जो है आम आदमी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। डीजल के दाम की अगर मैं बात करूँ तो डीजल के और पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं तो उसका असर सब चीज़ों में नज़र आता है। और अब आप देख भी रहे हैं मार्केट में चीज़ें किस तरह से महंगी हो रही हैं। जी देखिए, क्या होता है, इसमें केवल केंद्र सरकार ही नहीं इसमें एक स्टेक होल्डर है, बल्कि राज्य सरकारें भी इसमें स्टेक होल्डर है। बेशक। तो अभी जब ऊपर जाता है तो वो हल्ला जरूर मचता है, लेकिन वो उसी के साथ साथ नीचे भी आता है, फ्लक्चुएट भी करता रहता है। अभी दुर्भाग्य की बात है, जब नीचे जाता है तो कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। क्या लेकिन पेट्रोल नीचे जाते हैं, पेट्रोल प्राइस नीचे जाते हैं? फ्लक्चुएशन, मुझे बताइए नवजोत जी, फ्लक्चुएशन होता है रेट हर दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जो कीमतें उनके आधार पे प्लस टैक्स। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर आ जाती हूँ। कांग्रेस सरकार का अगर आप राज्यों की बात करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं तो कांग्रेस का ही जिक्र मैं कर लेती हूँ। जब कांग्रेस राज था तो पेट्रोल के इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ रेट थे, प्रति बैरल क्या कुछ हुए थे, और जब कोरोना टाइम था किस रेट पर चला गया था प्रति बैरल? क्या रेट कम हुए पेट्रोल में? प्रदीप जी, क्या रेट कम हुए? अब देखिए मैडम, अभी पिछला आंकड़ा तो अभी मेरे पास नहीं है जिसपे कि मैं आपको तार्किक कर दे सकता हूं। कोरोना टाइम में $15 प्रति बैरल हो गया था। क्या जनता को इसका फायदा मिला? कंजम्पशन हो रहा था कोरोना काल में, कितने लोग गाड़ियां लेके निकलती थी, तो केवल आवश्यक वस्तु। सर, ट्रांसपोर्ट 99% जो पेट्रोल डीजल यूज होता है वो ट्रांसपोर्ट में यूज होता है और ट्रांसपोर्ट उस वक्त चल रहा था। कितना परसेंट चल रहा था?
सर क्या माल जो ई कॉमर्स में आप जो जिस तरह से लोग ऑनलाइन चीज़ों पे डिपेंडेंट थे, तो क्या ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल आप दाम के लिए ही कम कर देते सर? देखिए, सरकार ने उस समय जो आवश्यक था उसके लिए कदम उठाए, जितना हो सकता था उतने किए। कोरोना काल में जब 80% से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नीड्स की बातें, जब गाड़ियां खड़ी थी, लोग घरों में थे, उस समय आवश्यक था कि कोरोना से संबंधित जो कार्य हैं उस पर वरीयता दी जाए। सरकार ने समयानुचित कार्य किया और उसको काबू में लाने की कोशिश की। अभी की जो महंगाई है जिसको लेकर के हम चर्चा में बैठे हुए हैं, ये देखिए सितंबर आया है, थोड़ा सा समय दीजिए, असर आने दीजिए। आज 13 तारीख आ गई है, 17-18 आते आते चीजें कम हो जाएंगी। नवरात्र के समय में वैसे भी चीजें आर्टिफिशियली बढ़ा दी जाती हैं, आड़तिये जो है बढ़ा देते हैं। और जो जहन में वो भी आपसे समझ लेती हूँ, कोयले को लेकर बहुत हाहाकार है, क्या बिजली के रेट बढ़ने के लिए तैयार हो जाए हम? देखिए, अलग अलग राज्य जो है अलग अलग बातें बता रहे हैं। अभी किसी सरकारी अधिकारी ने बताया कि राजस्थान ने साल भर कोयला नहीं खरीदा, वहां कांग्रेस की सरकार है, क्या क्या लोग कर लेते हैं विपक्ष में। कम से कम जनता को तो छोड़ दें। अभी दिल्ली मैं खत्म कर लेता हूँ। दिल्ली में जो स्थिति है, जो बिजली मंत्री जो कह रहे हैं, मैं 200 यूनिट जनता को मिल रही है, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ कि क्यों मिल रही है। उसमें बहुत सी गरीब जनता भी, उसका भी लाभ हो रहा है। लेकिन अब रोना रो क्यों आपने ये घोषणा करने से पहले नहीं तैयारी की थी? 200 यूनिट फ्री मिल रही है और 20 रुपए यूनिट ये खरीद रहे हैं। पता नहीं सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वो तो बाद में जांच का विषय है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेश की बात होती नहीं, तो मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। बात तो उत्तर प्रदेश की भी है ना, दिल्ली प्रदेश की बात नहीं है, मैं देश की बात कर रही हूँ। बात तो परेशानी तो उत्तर प्रदेश के लोगों को भी हो रही है, कटौती भी हो रही है। चलिए ठीक है, इस पर आपसे और चर्चा करेंगे। संजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। और आप पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं, पेट्रोल की बात की जाए तो उसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, जो हो हल्ला हो रहा है उसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। क्यों नहीं आप सरकार के साथ सहयोग करते हैं? देखिए, जब पढ़ाई नहीं की होती ना हम लोगों ने और एग्जाम आते हैं जी, बस्ते जिनके भारी होते हैं अक्सर वो एग्जाम में फेल होते हैं। ठीक, ये जुमलेबाजों की सरकार देश में भी है। प्रदीप जी आती हूँ। रुक तो जाइए प्रदीप जी, मैं शुरू भी नहीं हुआ अभी से आपने उंगली खड़ी कर दी। जी जी, सुन संजय लीजिए, जी बात रखिए जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है केंद्र के अंदर, और प्रदीप जी को मैं सुन रहा था, इन्हें शायद जानकारी नहीं है, 90% के आसपास, 80%, 90% राज्य सरकारें भी इनकी हैं। लोगों ने भरपूर समर्थन दिया इनके जुमलों पर, लोगों ने इनका विश्वास कर लिया। आपको इनको याद नहीं होगा, मैं याद दिलाता हूँ। 2014 में इन्होंने कहा कि 40 रुपया जब बेस प्राइस होता है तो क्यों देश के अंदर तेल 70 रुपया 80 रुपया मिल रहा है। आज भी जो बेस प्राइस है आप कैलकुलेट कर लें, 40 से 42 रुपया है। उसके ऊपर तकरीबन 60 से लेके 70 रुपया अलग अलग राज्यों के हिसाब से सरकार और केंद्र सरकार का मिलकर के टैक्स है। सर ठीक है, जीएसटी काउंसिल के जीएसटी के अंदर ये लाते नहीं है पेट्रोल को। सर एक बात बताइए, गोवा का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जहाँ पर विपक्ष में जब पार्टी थी तो उन्होंने अपने टैक्सेस जो थे वो जीरो कर दिए थे। क्या इस तरह का एग्जांपल कांग्रेस नहीं सेट कर सकती? नहीं, कांग्रेस की कितनी सरकारें, मैं ये पूछना चाहता हूँ। चलिए, तीन या चार है, सुन तो लीजिए। समुद्र बनता है सर। मगर मैं उनसे भाई आप मेरे प्लीज आप बीच में बोल रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए ना। राजस्थान और मैं तो आपके बीच में नहीं बोला। आप राजस्थान महाराष्ट्र की बात मत कीजिए, जनता ने आपको चुना है, आप देश की बात कीजिए। मैं देश की बात कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री से बात में राज्यों में कहाँ पहुंच रहे हैं भाई साहब, आप झूठ बोल रहे हैं ना। अब रुकिए एक मिनट, मेरा टर्न है, आप बोल रहे हैं, सुन लीजिए। केवल इसकी बात नहीं है, मैं तो पेट्रोल तो शुरू हुआ हूँ अभी। आप सिलेंडर की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए खाने के तेल की, आप बात कर लीजिए खाने के सामान की, आप बात कर लीजिए महंगाई ओवरऑल के अंदर। आज जीना दुश्वार हो गया है। ये जो सरकार है जो बड़ी बड़ी प्याज की मालाएं पहन के घूमती थी, मैं पूछना चाहता हूँ प्रदीप भाई, अगर प्याज खरीदने आप जाते हो तो आज बाजार में क्या भाव है? रिटेल इन्फ्लेशन की तरफ ले जाना चाहूंगी जो कम हो गया है। लेकिन इस बीच हमारे दो गेस्ट और हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़ गए, इकोनॉमिस्ट हैं। सर आपका स्वागत है। अपनी बात पूरी कर दूं, अगर आप बता दें। मैं आपको बात रखने का पहले एक एक पक्ष सबका सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। और दीक्षा वत्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है। शरद जी, मैं आप ही के पास आऊंगी और समझूंगी कि ये जो रेट सामने आते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन रेट गिर गया, बढ़ गया, इससे आम जनता को फर्क पड़ता है? जनता का जो फर्क पड़ता है, जनता का जो मार्केट में जाती है वो कितने का सामान खरीद के लाती है, उससे फर्क पड़ता है। और वो जो देखने को मिल रहा है, जमीनी हकीकत जो है कि हर चीज पेट्रोल से लेकर सब्जी सब कुछ महंगा हो चुका है।
जी हाँ नवजोत, आपने बिल्कुल कहा कि आप ठीक कहा। आम आदमी को फर्क पड़ता है कि उसका घर का बजट कितना बिगड़ गया है। आम आदमी को फर्क पड़ता है कि उसकी मंथली सेविंग्स कुछ हो रही है कि नहीं हो रही। आम आदमी को यह फर्क पड़ता है कि उसको अपने घर में कितनी कटौती करनी पड़ रही है। जी हाँ, थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेशन का रेट आता है, अभी हमने देखा कि कल जो आरबीआई ने रेट दिया है सीपीआई का, वो थोड़ा सा राहत देने वाला है जी। पर ये राहत इतनी नहीं है कि इस राहत से आम आदमी को तसल्ली हो जाए। पहली तो मैं आपको ये बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक मुद्दा उठाया। आज भी आप अगर सब्जी, खाने का सामान लेने जाएं तो उसमें आपको भर भर के नोट देने पड़ते हैं और एक छोटी सी थैली भर के सामान आता है। बेशक पेट्रोल डीजल इसके लिए नवजोत सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। और जो संजय गुप्ता जी कह रहे थे, देखिए मैं राजनीति से नहीं आता हूं, मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में पढ़ता भी नहीं हूं जी। पर गुप्ता जी जो कह रहे हैं कि जीएसटी में ये नहीं लाते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जब तक सभी फाइनेंस मिनिस्टर की स्वीकृति नहीं होती है, एक गांव में कहावत होती है, मुझे बोलनी चाहिए नहीं पर क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अनुकूल बैठती है कि हमाम में सब नंगे होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ नवजोत जी के जीएसटी काउंसिल में बैठ के सभी की सभी फाइनेंस मिनिस्टर ये निर्णय करते हैं कि इसको नहीं लाना है, हमारा राजस्व ठीक नहीं है, हमारी वित्तीय हालत ठीक नहीं है, अभी कोरोना होके चुका है। सब के सब फाइनेंस मिनिस्टर ने अपोज किया था जीएसटी काउंसिल में। तो इसलिए कांग्रेस की सरकारें ये आरोप नहीं लगा सकती कि जीएसटी काउंसिल में बीजेपी नहीं ला सकती, और बीजेपी की सरकारें ये आरोप नहीं लगा सकती कि हमें कांग्रेस वाले नहीं लाने देते हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल बेबुनियाद है, बेकार है, क्योंकि सभी इस पे एक मत है कि जीएसटी में लाने से नवजोत 20 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाएगा, 26 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ये मेरा अपना बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन है जी। अब बात जहां तक महंगाई की आती है, देखिए महंगाई इस समय पूरी दुनिया में छाई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूरोप, अमेरिका, सब जगह महंगाई की मार पावर क्राइसिस की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से, ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसेस की वजह से बुरी हालत हुई है जी। भारत का जहां तक सवाल है, एक और महंगाई का बहुत बड़ा कारण नवजोत मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र से आता हूं, वो ये है कि जो मनी सप्लाई है, नोटबंदी के टाइम कुल 17,97,000 कैश इस इकोनॉमी में घूमता था जी। आज वो 30 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो हमने देखा कि कैश सप्लाई बढ़ी है। और आपने अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब, उनकी अगर आपने 2-3 दिन पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि 13 लाख करोड़ का लिक्विडिटी ओवरहैंग है। इसको सरल भाषा में इसका यह अर्थ है कि 13 लाख रुपए करोड़ के लोन इस समय नए बांटे गए हैं पूरी इकोनॉमी में, जिसकी वजह से कैश की तो होता क्या है कि जब ज्यादा पैसा कम सामान को चेस करता है तो कीमतें ऐसे में बढ़ती हैं। ये भी एक कारण है। पर उस समय ये समय की मांग थी, लिक्विडिटी मांग थी, क्योंकि कोरोना जब लॉकडाउन था, लोगों को अपने लोन नहीं रीपे कर पा रहे थे। तो इन सब कारणों को, इसमें राजनीति को ना घुसा के, मैं समझता हूं सभी राजनीतिक पक्षों को एक साथ मिलके जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर लगाए, लेकिन पिछले के बीच में जनता ही। बेशक शरद जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं, मैं आप दोनों का, शरद जी आप जवाब देना चाहते हैं, इससे पहले मैं दीक्षा जी का रुख कर लेती हूँ। एक बार दीक्षा जी का भी पक्ष जान लेते हैं। दीक्षा जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो स्थिति बन रही है देश में, अगर बात की जाए, आम आदमी का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, बिजली का जो खतरा है, बिजली के दाम बढ़ने का जो खतरा है वो सर पर अलग लटक रहा है। पीएनजी, सीएनजी, सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और इसका असर बजट पर पड़ रहा है। कैसे आम आदमी सरकार से उम्मीद करे, कैसे सरकार पर विश्वास करे कि ये हमारी समस्या समझ रहे हैं? सबसे पहले तो मेहमानों को हाथ जोड़ कर मैं नमस्ते। नवजोत जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि आज इस देश के अंदर जो आम जनता है, जो सड़कों पर घूमते हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, या जो घरों में महिलाएं काम करती है, इस देश की 80 से 85% जनता ऐसी है, आप उनके लिए ये महंगाई दर या रेट, इंफॉर्मेशन रेट, ये सब मैटर नहीं करता। उनके लिए सिर्फ उनके घर का बजट मैटर करता है। आप देखना 2013 से लेकर 2021 के बीच में आज इस देश के अंदर महंगाई की दर कितनी बढ़ गई है। पिछले कुछ महीनों पहले 6.26 तक इंक्रीजमेंट हुआ था इस देश के इंफॉर्मेशन रेट के अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जनता क्या करेगी। जो आम जनता इस देश के लोगों को वोट देती है या सरकार को चुनती है, तो उनको ये चीजें नहीं दिखती, क्या रेट क्या है, क्या सिनेरियो है।
उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी राहत से कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है। जैसे यहाँ बैठे अर्थशास्त्री जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि अभी पीछे रिसेशन आ गया, कोविड आ गया, 2 साल से चीजें, देश का सिस्टम, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से काम नहीं कर रहा था। अब लोगों की जेब में पैसा नहीं है, अब पैसा नहीं है तो डिमांड कैसे बढ़ेगी। दूसरी बात, आज पेट्रोल के, और आप देखना कितने सारे शहरों में 100 से ऊपर पेट्रोल का रेट पहुंच गया, तेल, डीजल भी सिलेंडर कुछ मैम सालों पीछे में पीछे दुगना हो है, गया। पेट्रोल के साथ साथ डीजल डीजल भी पीछे पीछे है जी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वही कहने का अर्थ था, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। जी। इसके अलावा आप देखना दालें, तेल, जो आम आदमी वो अपने घर का बजट बनाकर चलता है। ठीक। अब बात आती है कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है। एक सिंपल सी बात यह है कि जब देश की जनता सरकार को चुनती है तो वो उससे एक उम्मीद रखती है। तो यहाँ पर जो देश का बजट है ना, जो बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर आज जो कंट्री का बजट है, वो कहीं ना कहीं डिगमगा सा गया है। कहीं आप ये मान लीजिए कुछ सरकार की भी गलती रह गई और कुछ एक एक्चुअल फैक्टर्स भी वहां पर हैं। तो अभी सरकार क्या कर सकती है हमारे जैसे आम लोगों के लिए, वो पेट्रोल के ऊपर अगर थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करे ना, सरकार की ना कुछ सालों में 5 सालों की कुछ वेलफेयर स्कीम्स वो रखती है कि इतनी स्कीम्स उसको लानी है। तो अभी गवर्नमेंट जो बेस्ट से बेस्ट जो कर सकती है, कुछ वेलफेयर स्कीम जिसको कुछ समय के लिए टाला जाता है, कुछ टाला जा सकता है, कुछ रोड मैपिंग हो गया, कुछ स्कूल हो गया, अगर सरकार उन स्कीम्स को रोक दे और वो पैसा कहीं ना कहीं यहाँ एडजस्ट कर दे, जिससे कि मान लो अगर आप सरकार आज 70 से 75% जो टैक्सेस है वो पेट्रोल और डीजल के आसपास ले रही है, अगर वो अपना थोड़ा भी कम कर देना तो उससे आम जनता को राहत मिलेगी। प्रदीप जी का जवाब ले लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दीक्षा जी जवाब ले लेते हैं, प्रदीप जी आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। संजय जी। नवजोत जी, अभी शरद जी ने जो बताया, कोहली जी ने जो बताया, वो एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में बात बताई, और विश्व में क्या चल रहा है और देश में क्या चल रहा है, मुझे लगता है 8वीं पास बच्चा भी उनकी बातों को सुन के समझ जाएगा कि यथास्थिति क्या है। 2013 में से पहले मैं बता रहा हूँ इस बात पे कि कुछ पेट्रोलियम बॉन्ड जारी किए गए थे पिछली सरकारों के द्वारा। कितने बड़े वो बॉन्ड थे वो शायद शरद जी और अच्छी तरह से समझा पाएंगे, लेकिन वो बॉन्ड को अभी भी पे करना पड़ रहा है सरकार को। तो जो दीक्षा जी ने जो बात बताई कि सरकार थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, थोड़ा सा कहीं कर ले, पिछले कुकर्म के कर्जे इतने ज्यादा सरकार पे भारी हैं कि सरकार हर छतरी को कहीं खींचती है तो कहीं पानी गिरता है, कहीं खींचती है तो कहीं पानी गिरता है। सरकार अभी कोरोना काल से जिसमें विश्व जूझ रहा है उससे बाहर आई है। मैं आपसे कांग्रेस की बात नहीं करती, मैं आपसे बॉन्ड की बात नहीं करती। क्या हमारे बॉन्ड का पे नहीं करे, सरकार की जवाबदारी उसकी भी उसका तो है। जवाब आपको दे देंगे संजय गुप्ता जी, और बहुत अच्छे से दे देंगे, लेकिन आप ये बताइए कि क्या हमारे पड़ोस में कोरोना नहीं हुआ था? क्या वहां विकास नहीं हो रहा? वहां पेट्रोल के रेट कम है, लेकिन हम जो हैं भारत, जो दुनिया में इस वक्त सबसे आगे चल रहा है पेट्रोल के दाम में, क्यों बाकी देशों को पिछाड़ रहा है? नवजोत जी, आप अगर पड़ोस की बात कर रही हैं तो कोई भी भारत जैसी अर्थव्यवस्था है नहीं, छोटे देश है, छोटी अर्थव्यवस्था है, और वहाँ विकास नहीं हो रहा, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा। सर, छोटी व्यवस्था है तो रिसोर्सेज भी तो कम होंगे। ये क्या? छोटे से बगल के आइलैंड देश है श्रीलंका, चली गई है सर, बांग्लादेश। एक मिनट, अभी श्रीलंका बगल में देश है, छोटा सा देश है और वो बड़ा खुशहाल देश है, टूरिज्म पे पूरी अर्थव्यवस्था आधारित है। आज उनके यहाँ से अंडर द टेबल रिक्वेस्ट हो रही है कि हमें संभालो नहीं, हम मर जाएंगे। ये मैं बड़े ओपन चैलेंज उसके साथ कह रहा हूं मैं। लेकिन सर, मर तो जनता भी रही है सर, मर तो जनता भी रही है। ये दावा आपका कहना मर रही है। अभी सितंबर का आया है, अक्टूबर अभी पूरा आधा भी नहीं हुआ है, थोड़ा दिन और रुक जाइए, कंट्रोल में आएगी। सर, वो मैं शरद जी से समझूंगी उस बात को, लेकिन उससे पहले संजय जी के पास आते हैं। संजय जी, क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि ये जो पूरा पैसा टैक्स जनता से लिया जा रहा है, ये वेलफेयर के लिए लिया जा रहा है? अगर देश का विकास हो रहा है तो क्यों आप सहयोग नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये अडानी अंबानी की सरकार है, हमारे दो की सरकार है। और प्रदीप भाई, हम तो हमारे 15 बीच में बोल रहे हैं, हम 4 हमारे 40 मुझे जरा आप संरक्षण दें कृपा करके, मैं इनके बीच में नहीं बोला। रुकिए ना आप, जरा 2 मिनट बात तो सुनिए, जरा सुनना भी सीखिए डिबेट में। संजय जी पक्ष मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पढ़ के नहीं आते प्रदीप जी। 23 लाख करोड़ रुपया 23 लाख करोड़ रुपया आपने एक्साइज इस देश में 20 से 25 बार पेट्रोल डीजल पे बढ़ा करके भूल गए, कभी घटाई नहीं। और कांग्रेस के राज की बात आप कर रहे हैं, 1,36 करोड़ रुपए के वो बॉन्ड थे जिसका आपने चर्चा किया। 23 लाख करोड़ रुपए आप उसके एवज के अंदर आप इस देश के अंदर टैक्स कलेक्ट कर चुके हैं 7 सालों के अंदर।
या पढ़ के नहीं आते या झूठ बोलते हैं। सुन लीजिए ना, कोहली साहब बैठे हैं, वो बताएंगे। हो गया क्या? वो आप पूरा बीच में हो बोल गया रहे हैं, क्या? रुकिए 2 मिनट आप। वो पूरा सुन हो लीजिए, गया मैं क्या? आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, सुनिए आप। दूसरी बात हम करते हैं, और अगर यही सब बातें आपने करनी थी तो आपको गवर्नमेंट में लाने की आवश्यकता क्या थी? आप मुझे ये बताइए, 2013 में 14 में जो आपने 14 के बाद से आपको क्या वादे कोई नहीं पता ना, घोटाले आपका पकड़ में मैनिफेस्टो आए? याद नहीं है। नहीं, कांग्रेस फिर आप रहती बीच थी तो में हर बोल रहे हैं। दूसरे महीने सर, में घोटाला सामने आ जाता था। ये कांग्रेस की सरकारों में हर दूसरे महीने में घोटाला सामने आ जाता था। अभी इस बीते 7 सालों में कब कितने घोटाले डेमोक्रेसी की पकड़ में बात आए? की जाती है, अब विपक्ष को आप पक्ष बोल तो रहे हैं रखने तो मैं दीजिए बीच में ना नहीं बोल अपना, रहा हूं। विपक्ष की बात तो सुन लीजिए, जनता इस का देश के अंदर अगर आप ये समझते हैं कि जो हालात आज की डेट में आपने पैदा किए हैं ये ठीक हैं, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा घटिया और छोटी सोच इस देश में हो नहीं सकती है। तराई नहीं, आपकी आज सोच छोटे छोटे बहुत अच्छी है। अब फिर आप आपकी बीच में सोच बोल रहे बहुत हैं, भाई अच्छी साहब है। कोई तरीका नहीं है ये। आप एक सुनिए ना आप 2 मिनट। ऐसे डिबेट नहीं मैं हो पाएगी। आज ये तरीका नहीं है प्रदीप जी, डिबेट का। ठीक है, संजय किस जी, तरह बात की है। आपको संजय ट्रेनिंग जी दी 10 जाती है? सेकंड से आप अपनी बात मैं रखिए, आपके फिर बीच मैं में बोला शरद नहीं कोहली के हूँ। पास जाऊंगी। आज छोटे मजदूर को देखिए, जी क्या उसको मिनिमम वेजेस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मैं आज पूछना चाहता हूँ, क्या रोजगार सबको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इस देश के अंदर छोटे व्यापारी के क्या हालात हैं? आपने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की थी, आपने क्या दिया? नहीं दिया। आपने बहुत सी रियायतों की बात की थी। ठीक। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं कि आज देश के अंदर लोग तराई तराई कर रहे हैं, किसान तराई तराई कर रहा है, मजदूर तराई तराई कर रहा है, छोटा नागरिक, हाँ आप फायदा कर रहे हैं। आप जो इन्फ्लेशन की रेट घटी और आपने ब्याज दे दिया, पैसा दे दिया, कोहली साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे अभी, वो सारी चीजें उन लोगों के लिए जो ऊपर के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके लिए आप काम करते हैं। कांग्रेस के इस शासन देश का काल जो में कोई गरीब आदमी उद्योगपति था ही है, नहीं। ठीक फिर है। आप बीच में बोल रहे हैं भाई साहब। ठीक है, नहीं, आप शरद और जी, बोलते छोटे रहिए और फिर बीच बोलने में बोल देना रहे हैं कोई को ले। ठीक है, कैसी शरद बात जी का करते और हो? छोटे 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 गरीब तबके के लिए कब सोचेंगे, कब काम करेंगे, जिनको आपने वायदे किए हैं, और वही इस देश की आत्मा है, वही जान है। ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कहा था, देश के आखिरी व्यक्ति का जब विकास होगा तो समझिएगा इस देश का विकास हो रहा ठीक है, है। मगर आपके राज में नहीं आपने हो रहा, अपना यहाँ पक्ष अडानी रख अंबानी का विकास हो रहा है केवल। ठीक है, ठीक है, आपने ये मैं अपना कहना पक्ष रख चाहता लिया। हूं। शरद जी, मैं आपके पास आऊंगी। प्रदीप जी, शरद जी, जिस तरह से ये बात सामने आ रही है, अगर बात की जाए एनर्जी शॉर्टेज की, क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों की, और अगर मैं ये रेट्स देखूं, तो क्या अब दिसंबर में जब ये बेस ईयर चेंज होगा तो क्या एकदम हम बढ़ोतरी देखेंगे इन परसेंटेज में? नवजोत, आंकड़े जो, जैसा कि हमने पहले बात करी, आंकड़े एक आम आदमी के लिए इतने मैटर नहीं करते। अगर हम जी। बेस ईयर चेंज करना, आम आदमी ये भाषा भी नहीं समझता। ये बेस जी। ईयर, मुझे याद है अभी बेस ईयर चेंज होके जब जीडीपी आई थी तो इस देश के 90% से ज्यादा लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि बेस ईयर इफेक्ट क्या होता है। हम मूल मुद्दों पर आते हैं। देखिए, अभी बात की गई ऑयल बॉन्ड्स की, तो मैं तथ्य सामने रखना चाहूंगा। जो संजय जी ने बात करी वो ठीक है, 23 से 25 लाख करोड़ का आज तक एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन हो चुका है, जिसमें कि ऑयल बॉन्ड्स एक बहुत छोटी परसेंटेज है। तो कोई भी सरकार इसके पीछे मुझे लगता है छुप नहीं सकती है। दूसरा, जो हम दो हमारे दो वाली बार बार ये बात आती है, मुझे नहीं पता ये हम दो हमारे दो कहाँ पुराना नारा बीच में आता है, क्योंकि हम दो ही नहीं, आज 32 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं इस साल में नवजोत, जो कि 7,500 करोड़ से ऊपर के हैं। तो हम दो हमारे दो वाली बात तो वैसे ही बहुत पुरानी हो चुकी है। मुझे लग रहा है वो तथ्य बेकार की बात है। संजय जी, आप अपडेट कर लीजिए अपना नारा। जी, देखिए, मैं कोहली साहब आपके बीच में बोलना नहीं चाहता। हम तो हमारे तो इसलिए कहा, पूरा देश डूब रहा है, अडानी अंबानी की वेल्थ बढ़ रही है, लगातार उनका पैसा बढ़ रहा है और पूरा देश का नागरिक नीचे डूब रहा है। इसलिए मैंने कहा, राजनीति से नहीं आता हूँ, आप शांत रहिए। नहीं भाई साहब, मैंने क्षमा मांगते हुए आपसे कहा, शांति से बैठिए, आप शांति से बैठिए। मैंने पहले माफी मांगी है भाई साहब आपसे, ये बात कमेंट करने से बीजेपी पहले। वाले बोलेंगे तब बोलिएगा, मेरे बीच में मैं आपके बीच में नहीं, नहीं शरद जी, बोलूंगा। वो बीच में क्यों बोल रहे हैं? ठीक है शरद जी, बात रखिए आप। बोलेंगे तो बैठिएगा आप। शरद जी, बात रखिए आप। मेरा राजनीति का काम नहीं है, मैं तथ्य बता रहा हूँ जनता को। जी, ठीक है, तो ये हम दो हमारे दो वाला जो नारा है ये आउटडेट हो चुका है। नवजोत, आपने बिल्कुल कहा, 32 तो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। ठीक। अब जहां तक बात महंगाई की आती है, देखिए सरकार ने वेलफेयर स्कीम जितनी भी चलाई है, जी, मुझे लग रहा है वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो पैसा चाहिए था, पैंडेमिक आने की वजह से वो पैसा कम पड़ गया, जिसकी वजह से सरकार ने पेट्रोल और डीजल एक जरिया निकाल लिया। पर यह सच है कि इस समय पेट्रोल डीजल पे जो 55 से 60% टैक्सेस लग रहे हैं, राज्य सरकार के भी, केंद्र सरकार के भी, दोनों सरकारों को बैठ के मंथन करना चाहिए। अगर जीएसटी में नहीं लाना चाहते हैं, मत लाइए आप कम से कम एक्साइज और वैट जो है, राज्य सरकारें वैट रिवर्स करें, केंद्र सरकार एक्साइज रिवर्स करे। इस समय अगर 116 रुपए से ऊपर श्री गंगानगर में पेट्रोल बिक रहा है, मैं समझता हूं आपको आने वाले महीनों में, नवजोत मैं काम की बात बता रहा हूं, आने वाले महीनों में आपको ये जो इन्फ्लेशन की दर है ये फिर बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ब्रेंट क्रूड और क्रूड ऑयल के दाम $83 पहुंच चुके हैं। हालांकि हमने $130 भी एक जमाने में देखे हुए हैं,
तब पेट्रोल का दाम 74 रुपए था, क्योंकि उस पर सब्सिडीज थी और उस पर रेगुलेट किया जाता था। संजय जी को खुश होना चाहिए बात सुन के, मैं उनके फेवर की बात कर रहा हूं। पर सरकार को बैठ के इन टैक्सेस को देखिए, एक अच्छी बात क्या है नवजोत, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सरकार में हमें कोई भी स्कैम सुनने को नहीं मिल रहा है। तो अगर टैक्सेस लिए जा रहे हैं, वो सब अगर देश के विकास के लिए लग रहे हैं, ये केवल एक जनता के लिए राहत की बात है कि किसी की जेब में पैसा नहीं जा रहा है। पहले हमें रोज स्कैम सुनने को मिलते थे, वो नहीं सुनने को मिल रहे। पर यह भी सच है कि जनता जनार्दन, उसकी जेब पे जो मार पड़ रही है, एक हाथ से सरकार ले रही है, एक हाथ से सरकार दे रही है। एक हाथ से आपको सड़कें बन रही हैं, वेलफेयर स्कीम चल रही है, दुनिया भर के मैं गिनवाऊं तो शायद बाकी का कार्यक्रम नवजोत इसी में चला जाएगा। पर ये जो एक हाथ से लिया जा रहा है, जब जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जब जब आप खाने का सामान लेने जाते हैं, तो जेब पे जो छेद हो जाता है, ये एक हाथ से लेना है। तो मेरा ये सलाह ये है नवजोत कि एक योजना चलनी चाहिए जिसका नाम यही रखा जाए, एक हाथ दिया एक हाथ लिया, कि एक लोअर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को, गरीब तबके को, अमीर को क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, ये आकलन एक नेशनल लेवल पे किया जाना चाहिए, जिससे कि ये जो आरोप प्रत्यारोप है इनको शांति मिल सके और जनता को असल में पता लग सके कि हमें सरकार ने क्या दिया है और बदले में हमसे क्या लिया जा रहा है। ये केवल मेरा कहना है। जी बेशक, जिस तरह से आप डिफरेंट स्कीम्स के नाम ले रहे हैं, और इस बीच एक बात मुझे भी याद आ रही है कि राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। सर, सब तरफ हमें दिखाया जा रहा है कि विकास है, लेकिन असल में हम अगर देखते हैं तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो स्थिति इस वक्त है देश की, विकास होता नजर नहीं आ रहा है। दीक्षा जी का मैं रुख करूंगी, प्रदीप जी मैं आती हूँ, एक बार दीक्षा जी का रुख कर लूँ। दीक्षा जी, जिस तरह से लगातार ये बात कही जा रही है कि वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, लेकिन आम जनता, वो वही सवाल बार बार जहन में आ रहा है कि आम जनता जब जाकर, अब कोयले का भी संकट बड़ा होता जा रहा है, अगर इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात करूं तो वहां पर रेट बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि अब आपके बिजली के दाम भी बढ़ेंगे। तो हर चीज जब बढ़ जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो वो भी रेट हम देख रहे हैं कि इस वक्त हाईएस्ट है। तो कैसे जनता जिएगी, त्राहिमाम है इस वक्त। नवजोत जी, ये जो सिचुएशन आज इस देश के अंदर चल रही है, जो पूरा सिनेरियो आज इस देश के अंदर चल रहा है, ये देखकर इस देश का भविष्य सच में कहीं ना कहीं खतरे में नजर आता है। और वही बात जैसे शरद जी ने कहा, विकास कहीं ना कहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान के अंदर उस विकास का क्या फायदा जब तक सबसे पहले जो आम जनता है, जो वोट देकर सरकार को बनाती है, जो हमारे जैसे आम लोगों को इस देश की सत्ता में बिठाती है, अगर उसकी जेब में राहत नहीं है, अगर उसको हर महीने सोच कर जीना पड़ रहा है, तो उस विकास की कहाँ से बात आ रही है। और रही बात स्कैम्स की, कि इस सरकार में कोई स्कैम नहीं हुए, मुझे नहीं लगता कि आज तक इस देश के अंदर शायद ही कोई ऐसी सरकार रही हो जिसमें स्कैम्स ना हुए हो। लोकतंत्र के नाम पर न जाने, आप देखो ना, कितने ही नेताओं के कितने करोड़ों के घोटाले निकल कर आते हैं, फिर सत्ता और पैसे के दम पर उनको छुपा दिया जाता है। लेकिन रही बात विकास की, तो आम जनता को इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जानती सब है, लेकिन क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते इस देश के अंदर। तो विकास का मतलब, मैं वही आपको फिर से वही बात, जैसे इनकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया, तो मैं सिर्फ वही कहना चाह रही हूँ, अगर सरकार चाहे तो कुछ वेलफेयर स्कीम जो बहुत जरूरी अभी नहीं दिख रही, एक वेलफेयर स्कीम कई हजार करोड़ों की होती है, उनको कहीं ना कहीं बैलेंस करके वो पैसा आज एडजस्ट कर ले। बेशक, जिस तरह से आप दीक्षा बात कर रही हैं, यही बात शरद जी भी कह रहे हैं कि सरकार की इस वक्त ज़रूरत है कि वो जनता की समस्या समझे। आप हमारे साथ जुड़ी, धन्यवाद शरद जी, आपका भी धन्यवाद। प्रदीप जी, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं आपका समय नहीं दे पाई, छोटा सा कह के खत्म करना चाहूँगा। वो फिर संजय जी भी उसका रिएक्शन देंगे, मेरे पास समय की कमी है। की सरकार नहीं है कि छोटी छोटी पोटली सरकार है, तो यही बात है। संजय जी, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। उनकी बात ज्यादा कहीं ना कहीं सवाल, ठीक है, बेशक सवाल अब यही उठता है कि क्या सरकार गरीब आदमी के धैर्य की परीक्षा ले रही है, क्योंकि जो महंगाई इस वक्त है, हालांकि सरकार विकास कार्य कर रही है, लेकिन जो इस वक्त स्थिति है, उसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या गरीब आदमी की धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। इसी सवाल के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। सहार अपना।